नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दलित, जी हां, ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप अब हर रोज टीवी चैनल और अखबारों में सुन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आज जिस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश और गुजरात के ऊना से देखने को मिल रही है, उसने पूरे देश में एक अलग ही माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वाकई ही हमारे राजनेताओं को दलितों की फिक्र है या वोट की टेंशन? इसी पर पेश हमारा आज का खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। यहां दांव पर सिर्फ किसी महिला की साख या किसी राजनीतिक दल की नैतिकता नहीं है, क्योंकि दांव पर तो यूपी की राजनीतिक सत्ता लगी है, जिसके लिए कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि सारा माला एक सोची समझी राजनीतिक चाल का हिस्सा लगता है, जिसका लक्ष्य यूपी और गुजरात में वोटों का ध्रुवीकरण करने का है। ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक और मायावती को अपशब्द बोले गए तो उधर गुजरात में दलितों की पिटाई का वीडियो सामने आ गया। तो एक महीने पहले महाराष्ट्र में अंबेडकर भवन जैसी महत्वपूर्ण इमारत को गिराने की कार्रवाई की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब एक संयोग है या इन सब घटनाओं का सूत्र सत्ता और राजनीति के खेल से जुड़ा हुआ है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनोद पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर देवराज सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एक दलित चिंतक हैं। और कुछ समय के बाद बीएसपी की तरफ से रितु सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी और वो बताएंगे क्या वाकई ही बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है या फिर बीएसपी के लिए गाली का मतलब सिर्फ गाली हो गया है। तो इन सब सवालों के हम जवाब मांगे, तो चलिए अपने सभी खास मेहमानों के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और देश के दलितों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बयान और गुजरात के ऊना में हुई दलितों के साथ बर्बरता ने पानी फेर दिया है। दयाशंकर के बयान के बाद तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव में खोए अपने जनाधार को समेटने की कोशिशें तेज कर दी है और मायावती के अपमान पर बीएसपी का गुस्सा लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दिया। हजरतगंज में अंबेडकर की मूर्ति के सामने बीएसपी की सियासत ने एक नया मूर्त रूप ले लिया। भूतपूर्व हो चुके बीजेपी के एक नेता की नादानी से बीएसपी को एक नई सियासी संजीवनी मिल गई और मायावती ने दलितों के बीच पैठ बनाने में जुटी भाजपा को ही दलित विरोधी करार देकर कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से देश में खासकर दलित वर्ग के लोगों का आए दिन हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न हो रहा है और इसके अनेकों उदाहरण हैं जिन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ। और ये सब बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार की इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता को साफ तौर से दर्शाता है। दलितों पर सियासत के दरिया में एक धारा गुजरात की तरफ भी बह रही है। ऊना में गौरक्षकों के हाथों शिकार हुए दलितों का दर्द जानने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। उससे एक दिन पहले ऐसे ही कवायद गुजरात की सीएम साहिबा आनंदीबेन पटेल ने भी की और अब शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं दलितों का दर्द जानने गुजरात पहुंच गए। ये बताने की जरूरत शायद नहीं है कि दलितों के दर पे इन सियासतदानों का मेला क्यों लगा है। राहुल दलितों के घर जाकर मिले तो केजरीवाल ने अस्पताल जाकर उनका हाल जाना और जेडीयू के शरद यादव भी आज गुजरात पहुंच गए, क्योंकि ये राजनेता हैं और राजनीति में सब जायज है, क्योंकि राजनीति का सिर्फ एक ही उसूल है, वोट, जिसकी जरूरत हर राजनीतिक दल को अगले साल पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में चुनाव है। जो भी एजुकेशन मांगता है कहता है कि हमें शिक्षा चाहिए, जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ लड़ता है तो उसे दबा दिया जाता है, कुचला जाता है। मैंने उनसे कहा, जिनसे मैं अस्पताल में मिला, माता पिता से उनसे कहा कि देखिए आप घबराइए मत, कांग्रेस पार्टी
गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है। हम इस विचारधारा को गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हरा के दिखाएंगे। उनका कसूर केवल इतना था कि वो मरी हुई गाय का खाल निकाल रहे थे, चमड़ा निकाल रहे थे। वो सदियों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया अभी कि शिवसेना के कुछ लोग आए और उन लोगों ने इनको इतना बुरी तरह से मारा, आप सब लोग जानते हैं, वो वीडियो उसके कई देखने को मिले हम लोगों को। ये सब पीटा गया वो थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में। तो अगर थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में ये होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन के इशारे पे हो रहा है। पुलिस क्यों चुप है, पुलिस क्यों मिली हुई है? इसका मतलब ऊपर से इशारा है, ऊपर से प्रशासन की सहमति से और प्रशासन के कहने से ही हो रहा है। दरअसल 16वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 में से अपने सहयोगी अपना दल के साथ 73 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक कहे जाने वाले दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लिया था। इसी की वजह से लोकसभा चुनाव में बीएसपी बिना खाता खोले ही मैदान से बाहर हो गई थी। इस जीत के बाद दलितों के बीच अपनी पैठ गहरी करने के लिए सक्रिय हुए नरेंद्र मोदी ने लगातार मतदाताओं की इस बिरादरी के दिल में पुरजोर जगह बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। उसी का नतीजा रहा कि इस साल 22 जनवरी को 4 घंटे के लिए लखनऊ आए प्रधानमंत्री ने अपना अधिकांश समय डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े कार्यक्रमों में ही बिताया और इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए, जहां वो रोहित वेमुला के निधन पर शोक जताते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखें भी नम दिखाई दी। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के पहले 6 दिसंबर को भी बीजेपी ने प्रदेश भर की दलित बस्तियों में जाकर दलितों का सुख दुख बांटने की एक तस्वीर भी समाज के सामने रखी थी, ताकि वो दलित बस्तियों में एक दिन गुजारकर उन्हें अपनेपन का एहसास करा सके। इतना ही नहीं, इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी बनारस में दलित भोज आयोजित किया, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ बैठकर भोजन किया। लेकिन बीजेपी के दयाशंकर के दलित विरोधी बयान और गुजरात के ऊना की इन तस्वीरों से बीजेपी का गणित ही गड़बड़ा गया, क्योंकि यूपी में बीजेपी पर मायावती ने हमला बोल दिया तो गुजरात में राहुल गांधी और केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। अब गुजरात और यूपी की इन घटनाओं ने पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगले साल इन्हीं दोनों राज्यों में चुनाव है, जहां दलितों का भी एक बड़ा वोट बैंक नेताओं का इंतजार कर रहा है और अपनी बारी का। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्वधर्म संघ। यूं तो मोदी सरकार ज्यादातर सियासी मोर्चों के दौरान अक्सर विपक्ष पर भारी पड़ती हुई नजर आती है, लेकिन दलित सियासत के मोर्चे पर उसे अक्सर बैकफुट पर आना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों को साथ लाने की लगातार कोशिशें की, लेकिन उन्हीं की पार्टी या सरकार के लोग ही उनकी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहस की। सबसे पहले शांत प्रकाश यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, खुद आप एक दलित चेहरा हैं। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी में इस वक्त, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, गुजरात में भी आप ही की सरकार है, जहां की तस्वीरें लगातार टीवी पर देखने को मिल रही हैं, यहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या फिर दलितों को लेकर इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से दी जा रही है? देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह एक अपदस्थ हैं। जैसे गुजरात में जो घटना हुई जी, हिंदुस्तान में लगभग 24 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गौ हत्या प्रतिबंधित है और हम सबको उस जो कानून का पालन करना होगा। अब वो जो गाय वहां पर मरी हुई गाय का जो खाल वगैरह जो उतार रहे हैं वो लोग जी, तो उसके लिए भी एक नियम है कि पहले पुलिस को या जो
वहाँ का नगर निगम है उसको जानकारी होगी, उसके बाद में फिर वो आगे के प्रोसेस मरे हुए जानवर के साथ किए जाते हैं। यहाँ उन्होंने इस तरीके का कोई स्टेप नहीं उठाया, मगर जिसने वहाँ पर उन बच्चों के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, सर बर्बरता की है, ये जघन्य अपराध है और इसके लिए सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा विषय जो दयाशंकर जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहा, उसके ऊपर आप ये खुद देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने समय के मतलब कुछ घंटों के अंदर दयाशंकर को अपने स्तर की जितनी कार्रवाई हो सकती थी करी, उनको पार्टी से निलंबित किया। सर एक दिन बाद किया था। हाँ, कुछ घंटे नहीं, एक दिन के बाद किया था। 19 तारीख को उन्होंने बयानबाजी दी थी और 20 तारीख को सर उनको पहले पद से हटाया, उसके बाद उनको 6 साल के लिए सस्पेंड किया। सर जब जानकारियां आई उसके बाद में सबसे पहले उसको सस्पेंड किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है, मगर उसके एवज में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन करके और एक बच्ची के लिए जो बातें कही उसको पेश करो। एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके नेतृत्व में महासचिव हैं, वो उनके नेतृत्व में वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और एक परिवार की माँ, बेटी, बहन, उनके लिए ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर। ये अपने आप में बहुत जघन्य अपराध है। मैं समझता हूँ कि अब तक मायावती को अब तक स्टेप उठाना चाहिए था, उनको निलंबित करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने चलिए एक दिन के भीतर उसको करा, मगर आप ये बता रही हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि एहसास उन्होंने करवाया। एहसास क्या होता है? आप किसी मतलब आप कानून हाथ में लेकर के एहसास करा रही हैं, ये क्या मतलब हुआ? आप देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी दूं भाटी जी, बहुजन समाज पार्टी जिसका नाम पहले वामसेफ हुआ करता था, इसका उदय ही समाज में विघटन पैदा करने के लिए 6 दिसंबर 1978 को हुआ। 1978 में 6 दिसंबर को पंजाब में वामसेफ का गठन किया गया और उससे ठीक 6 महीने पहले बैसाखी के दिन पंजाब में ही खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का गठन हुआ। एक नहीं, सुन लीजिए, अभी हमारे पास मुद्दा आज का खालिस्तान या फिर बीएसपी का गठन का नहीं है। आज का मुद्दा सिर्फ यह है कि क्या हमारी राजनीति में इस तरह की भाषा हो गई है कि ना ही तो किसी की बहन को देखते हैं, ना ही किसी की बेटी को देखते हैं और इस कदर राजनीति हावी होती जा रही है कि दिखाई देती है। विनोद पांडे साहब, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी भी गुजरात पहुंच गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं? राहुल बाबा छुट्टी से भी आ गए हैं, लेकिन सवाल मेरा यहां पर यह है, संसद में जब गुजरात का जिक्र होता है तो सोते हुए नजर आते हैं और उसके बाद वो गुजरात पहुंच जाते हैं उनका हलचल लेने। क्या ये राजनीति है सिर्फ, क्या वाकई दलितों का ख्याल है उनको? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले तो जो ये बदजुबानी चल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई हो या बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा की गई हो जी, इसकी बिल्कुल निंदा करती है और इसके कतई पक्ष में नहीं है कि महिलाओं के बारे में इस तरीके से। आपने खुद देखा, मायावती जी का उदय ही उनकी बदजुबानी के द्वारा हुआ। गांधी जी के बारे में क्या कहा था किसी को बताने की जरूरत नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। तो जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी भी बदजुबानी कर रही है वो निश्चित रूप से निंदा योग्य बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया, उनके एक नेता ने उसको सजा दी गई है, लेकिन वो सजा की ही बात नहीं है, ये इनकी मानसिकता है। मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से इन बातों को बता सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा रोहित वेमुला के भी आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी वहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, लेकिन क्या वो आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में जो उस समय के शिक्षा मंत्री थी, स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए जिन्होंने कहा, क्या एक्शन उनके साथ लिया गया इमीडिएटली, या वहां पर क्या किया गया? आज भी ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने की बातें हैं और दलितों को लुभाने के लिए अब इनको पता लग गया है कि 2 साल में लोगों ने देख लिया है कि ये कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब ये दलितों के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं और दलितों के बहुत हित और चिंतक बन रहे हैं, जबकि ये खुद ही दलित विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। सर, लेकिन राहुल गांधी का मैंने आपसे जिक्र किया था, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। हाँ, राहुल जी के बारे में, राहुल जी निश्चित रूप से अगर किसी दलित का अपमान हुआ है या उनके साथ मारपीट की गई है तो आज ही नहीं, आगे भविष्य में भी वो हमेशा ऐसे केस में उपस्थित रहेंगे। नहीं, लेकिन मैंने आपसे सवाल ये किया कि संसद में जब गुजरात में जो हुआ है, ऊना में जो हो रहा है,
उसकी चर्चा होती है तो वहां पर सो जाते हैं, वो सोते हुए नजर आते हैं। नहीं, सोने वाली बात तो ये तो देखिए, आपने मीडिया में कहीं इस टाइप की जो बातें दिखाते हैं कि हो सकता है वो चिंतन कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सो रहे हैं, ये तो आपका कहना है या विरोधियों का कहना है। वो एक चिंतक हैं, जहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा हो, लोग एक विषय के लिए चिल्ला रहे हो, तो सोना तो असंभव बात है। वो एक चिंतक है, निश्चित रूप से उनको देश के बारे में चिंता है, ये एक गहरा विषय था, इसलिए बिल्कुल बड़ा सवाल ये कि देश के बारे में चिंता, इस बात को मानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। कश्मीर के हालात क्या है विनोद पांडे साहब, आपको इल्म है उस बात का? बिल्कुल इल्म है। आज की डेट में दोनों सरकारें वहां पर फेल हो गई हैं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जरा सवाल सुन लीजिए मेरा। आपको ये पता है कितने लोग वहां पर घायल हो गए? राहुल जी वहां क्यों नहीं पहुंचे साहब? वहां पर क्या हिंदुस्तानी नहीं रहते? वहां पर जो हमारे सेना के जवान वहां पर घायल हो गए, कुछ शहीद भी हो गए, उनका हालचाल लेने की जिम्मेदारी राहुल बाबा को नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ दलितों की पिटाई हुई, सिर्फ वहीं पर वो पहुंच जाते हैं? देखिए, आपकी बातें खुद ही कंट्राडिक्टरी हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि राहुल जी वहां पर चले गए, दूसरी तरफ कहते हैं क्यों नहीं गए। राहुल गांधी जी सर मैंने कहा आपको, कहां इसमें अलग अलग दिखाई दे रही है? मेरा सवाल सीधा यह है कि संसद में वो सोते हुए नजर आते हैं तो गुजरात पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पर इस वक्त हालात बेकाबू हो गए थे, इतने सारे लोगों की जान वहां पर चली गई है, लोग घायल हो गए, वहां पर आखिरकार क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, जिस दिन से युवाओं का चेहरा कहते हैं वहां पर, और युवाओं का सवाल है वहां पर साहब। जिस दिन से ये कांड हुआ है, लगातार वहां पर कर्फ्यू चल रहा है। अगर आज वो राहुल गांधी वहां पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप पत्रकार ही आकर के ये बात कहेंगे कि वो जाकर के लॉ एंड ऑर्डर में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। अगर वो ऐसे स्थिति में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सब लोग पीछे पड़ जाएंगे और वहां की सरकार और केंद्र की सरकार ये कहेंगे कि वो आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। विनोद पांडे जी, भट्टा पार्सल मुझे याद है, साइकिल चला के गए थे, मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए थे, वो वहां से उनको वापस कर दिया था यूपी सरकार ने, तो वापस मोटरसाइकिल से चले गए थे। उस वक्त उनको कानून तोड़ने की याद नहीं आई थी। भट्टा पारसोल की और आप कश्मीर की तुलना नहीं कर सकते हैं। सर मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हालात सर वहां पर बेकाबू थे। वहां की कुछ भी बात होती है, चाहे हम विपक्ष में हैं, उसके बावजूद सरकार के साथ रहते हैं, वहां के सरकार के एक्शन के साथ रहते हैं। वहां का और भट्टा पारसोल की तुलना आपकी बिल्कुल गलत बात है। ये दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। चलिए, अब तुलना मैं आपको बताऊंगा आगे क्या किसकी तुलना करनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर देवराज आपसे समझना चाहूंगा कि वाकई ही ये वोट बैंक है, यानी कि ये दलितों की चिंता है इन सरकारों को, इन राजनीतिक दलों को, या फिर ये दल हित की चिंता है? इनको दलित की चिंता है या दल हित की चिंता है? देखिए, अभी तक का जो इतिहास है दलितों के प्रति, जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, सभी ने दलितों को एक वोट बैंक की तरह से यूज किया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ आज हम जो खबरें देख रहे हैं मीडिया में, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो गुजरात का ऊना हो, और चाहे यूपी में और स्टेटों में जो खबरें आ रही हैं दलितों के प्रति, हिंसात्मक जो कार्य हो रहे हैं, उन सब की पिछले 2 साल से ये मीडिया में आ रहा है। और मीडिया में सभी न्यूज़पेपर्स, चाहे वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं या हिंदी के न्यूज़पेपर हैं या अदर रीजनल लैंग्वेज के हैं, उन सभी में दलितों की खबरों को फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक तो बात मैं ये कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में 1950 से लेकर अभी तक मीडिया ने कभी भी दलितों के इस तरह के मुद्दों को प्रकाश पे नहीं लाया। तो ये एक सकारात्मक पहलू है। और इसमें दूसरी बात मैं ये कहूँगा, क्या मीडिया फ्री है इस तरह से, इस दौरान फ्री हुआ है क्या? ये भी हम एक देख सकते हैं कि मीडिया दलितों की खबरों को उस तरह से प्रकाशित और प्रसारित कर रहा है, नंबर 1। तो इसमें इस मीडिया के द्वारा जो अवेयरनेस लोगों में आ रही है, जिसमें सोशल मीडिया का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं कहीं पर भी, चाहे यूपी में हो रही हो, चाहे गुजरात में हो रही हो, चाहे रोहित वेमुला वाले केस में जितनी भी हुई, सभी संगठनों ने सोशल मीडिया को यूज किया, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक। उससे जो इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आंदोलन यानी जो संगठन के जो काम करते लोग हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों को लेकर इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद फिर वो चर्चा पर चर्चा, फिर गवर्नमेंट उस पर आती है। अब भैया मैं गवर्नमेंट को लेके चलता हूँ, पक्ष और विपक्ष, सरकार का क्या रोल है इन घटनाओं के प्रति और विपक्ष का क्या रोल है। तो वो घटनाएं आप देख ही रहे हैं कि सरकार किस तरह से रोल प्ले कर रही है इनके पीछे। तो यहाँ पर इसके साथ ही साथ
दूसरी बात आती है कि दलित, जैसे अभी जो ये घटना घटी है यूपी की जो चल रही है, दयाशंकर जी ने जो मायावती जी के बारे में जो बोला, तो ये इस तरह की घटना जो घटी, इसमें इस तरह की जो घटना है वो दलितों के प्रति एक असम्मान के घटनाएं घट रही हैं इस तरह से, उनके प्रति आज भी वही भाव रख रहे हैं लोग। लेकिन इस तरह की घटनाएं निंदनीय है जो भी किया, और उसमें बीजेपी ने अपना एक स्टैंड भी लिया कि उन्होंने हाउस के अंदर वो माफ़ी भी मांग ली उस मुद्दे पर। हाँ ठीक है, अरुण जेटली साहब ने माफी मांगी, लेकिन देवराज जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से दयाशंकर ने अपशब्द बोले मायावती के लिए, उसके बाद माफी मांग लेती है बीजेपी, उनको सस्पेंड कर देती है पार्टी से, लेकिन उसके बाद बीएसपी का प्रोटेस्ट होता है और वहां पर वो अपशब्द बोलते हैं, बीएसपी के नेता बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि जब मायावती जी से पूछा जाता है तो मायावती साहब कह देती है कि तो सबक सिखाने के लिए कहा गया है। तो क्या बीएसपी की नीति हो गई है सबक गाली के बदले गाली? देखिए, ये जो मुद्दा था, राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य है मुद्दे के पीछे, उसका गेन लेना है, उससे प्रॉफिट लेना है, उससे उन्हें भुनाना है। तो उस मुद्दे को अगर वहीं छोड़ दिया जाता तो मुद्दा आगे नहीं बढ़ता। हाउस में ही अगर उसे छोड़ दिया जाता तो मुद्दा वहीं पर ख़त्म हो जाता। इसके लिए यहाँ आंदोलन और उस तरह से प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी के एवज में, क्योंकि भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, और भीड़ में जो व्यक्ति जिस तरह से निकलेगा उसके मुंह से वो बोलेंगे उस तरह से, और उसी के एक्शन जब हुआ, रिएक्शन में जो लोगों ने निकाला, उसी का ये नतीजा है कि आज जो ये उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से ग्रुपिंग बन चुकी है, जिसमें अलग अलग होता हुआ हमें दिख रहा है। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक दलितों के प्रति एक अपना नजरिया बदला था पिछले 2 साल से जो कार्य हो रहे थे, तो उस पर उसके सामने एक बीच में ब्रेकर टाइप से ये दिख रहा है, ब्रेकर टाइप से दिख रहा है। शांति प्रकाश जाटव जी, क्योंकि ये पहला वाक्य नहीं है कि दयाशंकर ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया हो, इससे पहले कई आपके ऐसे चेहरे हैं जो इस तरह की बयानबाजी दे चुके हों, चाहे वो आपके कैबिनेट में इस वक्त मंत्री हों या फिर और तमाम बड़े पदों पर हों। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दलित वोट बैंक को लुभावने अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हों, लेकिन आप ही की पार्टी के या सरकार के लोग हैं जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। क्या आप मानते हैं कि यूपी में जिस तैयारी में लगी हुई थी पूरी बीजेपी, उसमें नुकसान होगा बीजेपी को? कोई नुकसान नहीं है। आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी हर एक स्तर पर, मैं बहन मायावती की ही बात कहूँगा कि जिस वक्त में गेस्ट हाउस में इनके ऊपर हमला हुआ था, तो रमाकांत यादव और उमाकांत यादव, ये 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया था और इनके साथ में इनको बेइज्जत भी करने का प्रयास किया था, कपड़े वगैरह भी इनके फाड़े थे। उस वक़्त में उनको बचाने के लिए हम ही लोग पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में इनको बचाने के लिए इशू भी उठाया था। तो हम लोग हमेशा से सभी समाज, खास तौर पर दलित की बात कहें ऐसा नहीं, सभी समाज के, महिलाओं के, सभी समाज के हर व्यक्ति की हित संरक्षण के लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं। मगर यहाँ मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त रमाकांत और उमाकांत यादव जिन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हीं को मायावती जी ने किस लिए टिकट दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं। किस लिए उनको सम्मान दिया? क्या उनकी ये प्लानिंग थी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इनको मारा, जिन्होंने, उनको आपने टिकट दिया। उस बारे में आप और हम लोग क्यों बात नहीं करते? क्यों हम लोग घबराते हैं उस विषय में बात करने के लिए? क्यों? क्योंकि अगर मायावती के ऊपर अगर हम थोड़ा भी बात करेंगे तो वो विषय जो है वो दलित के ऊपर उंगली उठाई। विनोद पांडे जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि बिहार के अंदर अगर मैं जाऊं तो बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, आप वहां पर सत्ता में हैं गठबंधन के साथ में। अभी हाल ही का वाक्य आया, चूंकि आपने काफी निंदा की इन सारे मामलों की, वहां पर भी दलित युवकों के साथ पिटाई की गई है और बहुत बर्बरता की गई, यानी कि उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं, यानी कि उनके ऊपर टॉयलेट तक कर दिया गया, उन लोगों के ऊपर पेशाब उनके ऊपर कर दिया गया है। तो साहब वहां पर कहां दलित सुरक्षित हैं? तो देखिए, ये तो निश्चित रूप से हम लोग किसी भी दलित उत्पीड़न के खिलाफ हैं और दलितों के हमेशा कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी कार्य करते हैं। आप लोग नहीं, जाने की बात, उस समय वहां पर हमारे लोग लगे हुए हैं,
हमारे जो मंत्री जी थे वो वहां पर गए, उनके घर गए थे, जो वहां की लोकल यूनिट है वो लोग गए थे और उसमें काम किया था। उपाध्यक्ष नहीं पहुंचे साहब, एक नहीं, उपाध्यक्ष एक कोई दलित के उपाध्यक्ष ऊपर एक पेशाब तो- कर दिया नहीं, जा नहीं, रहा नहीं, है। आप उपाध्यक्ष तो हर इसलिए जगह गए पहुंचने क्योंकि की बात वहां नहीं पर है। एक विशेष समुदाय के लोग जो हैं उत्पीड़न कर नहीं, रहे हैं। अगर इसी बात पर पूछूं देखिए, तो और आपके प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अलीगढ़ पहुंचे? भी नहीं गए, आप अलीगढ़ भी नहीं गए, जब चलिए, एक ठीक है, खटिक पर्टिकुलर बच्चा बात नहीं, जिसको कोई मुस्लिम पर्टिकुलर- समाज ने जो है पर्टिकुलर मार बात दिया, की बात नहीं आप कर वहां सकते। नहीं गए। ठीक है, आप शांत जो है ना, प्रकाश जाटव जी, आगरा शांत नहीं गए, प्रकाश जहाँ जाटव जी, आगरा में विनोद पांडे जी, एक इस चर्चा गौकशी को का एक बार करने वाला आदमी एक बार फिर से इस उसने चर्चा के लिए मैं उसमें जवाब वो लूंगा, इन वो- सवालों के जवाब एक बार ध्यान से लूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे और रीतू सिंह बीएसपी से भी हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगी। शर्मा जी, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, क्यों ना आप अपनी गाड़ी में केरोसिन ऑयल डाल लो। लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दूं? बाइक में डाल लो। गाड़ी चाहे सस्ती क्यों ना हो, बर्बाद नहीं करूंगा। पर आप अपनी और बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हो उसका क्या? मगर कैसे? इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। आपको पता ही नहीं, एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है। अच्छा, ऑर्गेनिक भी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं दलितों पर हो रही सियासत की, क्योंकि दलित चाहे गुजरात के हों या उत्तर प्रदेश के, भले ही बिहार के क्यों ना हो, जहां पर इलेक्शन आने वाले होते हैं वहां पर तमाम राजनेता पहुंच जाते हैं। वो दलितों की फिक्र के लिए पहुंचते हैं या फिर अपनी वोट के लिए, उसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आपके पास आऊंगा। चूंकि बिहार का वाक्य आया, आपने बोल दिया कि राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे, सब विपक्ष में तो आप भी वहां कहां पहुंच गए? नहीं, हमारे नेता वहाँ से, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, पूरी टीम हमारी पहुँची है वहाँ पर। और इसके अलावा मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ गैर हिंदू का इशू होता है, जहाँ पर उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न भी दो तरीके के हो गए। जहाँ पर यदि गैर हिंदू इन्वॉल्व है तो दलित उत्पीड़न नहीं है, और यदि हिंदू इन्वॉल्व है तो दलित उत्पीड़न है। आप अलीगढ़ में एक खटीक बच्चे की मौत हो गई, मुसलमान उसमें इन्वॉल्व थे, कोई नहीं गया। आगरा में माहौर जो है उसके एक कुरैशी जो वहाँ का जो वो था, क्या नाम है, मुस्लिम समाज का था, वो इन्वॉल्व था, उसने उसको हत्या करी, अरुण माहौर की। वहाँ पे कोई दलित एजेंडा नहीं इशू उठाया गया। कोई भी ये नेता जो जा रहे हैं इस वक्त में, कोई नहीं गए, ना अरविंद केजरीवाल, ना राहुल गांधी, और ना ही बहुजन समाज पार्टी। इस तरीके से मैंने ये आप इसको यूं माने कि दलित जो इशू है वो गैर हिंदू और हिंदू के बीच में काम कर रहा है। अगर गैर हिंदू अगर उसमें इन्वॉल्व है तो किसी भी सूरत में वो दलित एजेंडा नहीं है, वो दलित इशू नहीं है। और जहां कोई हिंदू इन्वॉल्व है, ये सब लोग जो है वहां पर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। देवराज जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी दयाशंकर के बाद हुई है और दयाशंकर ने किया, और उसके बाद जो माहौल गरमाया है, उसके बाद फिर बीएसपी की तरफ से जो गाली गलौज की गई है, बीजेपी का क्या रोल देखते हैं आप यूपी में? क्योंकि चुनाव है वहां पर और मेहनत भी बीजेपी लगातार कर रही है। देखिए, अभी तक बीजेपी का जो रोल है, बीजेपी ने अभी तक अपना पॉजिटिव स्टैंड दिया है जी। चाहे वो घटना उन्नाव वाली पार्लियामेंट में चल रही हो, उसमें उस समय जो चर्चा गंभीर थी, उस समय अपोजिशन किस तरह से था, वो आप लोग टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखा कि उन्होंने ही राइज किया क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पर ऐसे इस तरह से कोई सुनने के मूड में ही नहीं है। तो इस तरह से दलितों का जो सेंसिटिव जो मुद्दा था, जिसे लेकर चलते हैं अपोजिशन पार्टी जो चल रही थी, तो 1950 से लेकर अभी तक का वो दिख गया कि कितना दलितों के प्रति गंभीर है उनका सोच। तो ये दिखा, यहाँ पर मुद्दा आ रहा है कि यूपी का
और यूपी वाले मुद्दे में बहन मायावती का जो जो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था दयाशंकर जी के बारे में कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उनके बारे में, तो उसके लिए भी पार्टी ने पार्लियामेंट में ही उसके लिए एपोलॉजी मांगा। तो ये मुद्दा पॉजिटिव ही है, हम इसे कहेंगे कि पार्टी अगर माफ़ी नहीं मांगती है उस मुद्दे को लेकर, तो ये पॉजिटिव सेंस में मुझे लग रहा है। और इसी मुद्दे को अगर वहीं छोड़ दिया जाता, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, तो ये मुद्दा आगे यूपी में नहीं बढ़ता। तो ये मुद्दा जब पार्टी ने अपने एजेंडे में ले लिया और उसका जब पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश की, तो उस मुद्दे को लोगों ने ले जाकर ले आए, तो उस मुद्दे में फिर एक्शन में रिएक्शन हुआ, सेम लैंग्वेज वो लोग बोलने लगे। तो इसमें अब ये इसमें मायावती का स्टेटमेंट में और दयाशंकर जी के स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं रहा। तो जिसके लिए हम वही चीज़ आप करने लगे, तो इसलिए ये अशोभनीय है और ये काम नहीं होना चाहिए था। और इसी की वजह से आज फिर यानी बीजेपी को एक स्टेप मिल गया, जिस तरह से बीएसपी के द्वारा जो शब्द प्रयोग किए गए, और उसके अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय लेवल का कोई वक्तव्य नहीं आया है अभी तक। स्टेट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ही उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई अभी यूपी की है, दलित और ये जो मुद्दा चल रहा है ये अभी यूपी का ही चल रहा है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा अभी है। विनोद पांडे जी, चूंकि आज आपकी भी यात्रा शुरू हो गई है यूपी के अंदर, शीला दीक्षित बस लेके निकल गई हैं कानपुर के लिए, तो क्या आप जिस तरह से बसपा और बीजेपी की ये वार शुरू हो गई है, इसमें आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से शांति में विश्वास करती है, और जहाँ तक आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, आज आप नोट कर लीजिए, अभी ये तो दंगों का दौर चालू करने वाले हैं। ये तो आपने अभी ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर तो बाकी है। और कभी भी चुनाव से पहले, चूँकि अब वो समझ चुके हैं कि काट के हाड़ी बार बार नहीं चढ़ने वाली है, इस बार निश्चित रूप से बहुत ही बुरी तरीके से हार होने वाली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए उन्होंने ये नाटक नौटंकी चालू किया है। और अभी आप जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जाएगा, हिंदू मुस्लिम और इसी तरीके से दलित हिंदू करके ये करवा करके काफ़ी लोगों को, सैकड़ों लोग कि ये जान ले लेंगे। सब इसमें राइट्स का कहाँ मतलब आ गया? यहाँ पर कहाँ हिंदू मुस्लिम आ गई? यहाँ पर तो एक इनके नेता ने नहीं, ये शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए ये क्या क्या हो गया। आपने देखा नहीं, उन्होंने किया, उसके बाद दूसरे दिन आज उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कल फिर उनका चलेगा, परसों फिर, यानी अशांति के बिना ये काम नहीं होने देंगे, किसी भी राज्य को ये शांत नहीं रहने देंगे, उत्तर प्रदेश को। ये इनका हिडन एजेंडा है, जो ये गलती से इन्होंने अभी बोल दिया है। ये जो बातें बोली कि ऐसे ऐसे दंगे होंगे, इस तरीके से अराजकता होगी, ये इनका हिडन एजेंडा है। और ये गलती से अभी ये जो पांडे जी जो हैं, इन्होंने अपना हिडन एजेंडा आपके सामने, हमारे सामने ओपन कर दिया कि आने वाले दिनों में किस तरीके से अराजकता होगी, किस तरीके से जातीय दंगे होंगे, किस तरीके से धार्मिक उत्पीड़न होंगे, ये इन्होंने बता दिया, दर्शा दिया। ये फैक्चुअल पोजिशन तो ये है कि आप पिछले आज़ादी के बाद कांग्रेस, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है, इनके समय काल में 647 दंगे हुए साहब, 30,000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए। वाले कौन रहे? अभी देखिए ना, अभी शुरुआत कर दिया आपने, कैराना एक सांसद लेकर के एक लिस्ट बना करके भेज रहे हैं। मीडिया ने आज देश को मीडिया ने जाकर के खुद जाकर के देखा तो पता लगा कि टोटल फ्रॉड बैठा था, जाति के नाम पर भटकाना। इस काम के लिए तो आप ही मास्टर हैं। आप विपक्ष में करने वाले तो आप है ना, पिछले 69 तो रोकने वाले हैं। आप कास्टिज्म खत्म नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य कि दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर न मालूम किस कारण से ये कास्टिज्म को जन्म दे रखा है, किस लिए क्या नाम है, कास्ट वाइज एक दूसरे को छोटा और ऊंचा नीचा बनाने का, ये केवल आप ही लोगों के कारण, आप लोगों ने ही डिवाइड एंड रूल का जो फंडा अपनाया, और उसी के कारण से आज हिंदुस्तान जातीय और धार्मिक आधार पर जो है वो झगड़ रहा है। लोगों को आप लोगों ने जो जिस तरीके से भड़काया है और भड़का रहे हैं, ये केवल आप तेल डालने का काम करते हैं, लोगों को गलत तरीके से उन लोगों को फंडिंग करते हैं। आप
सारे सिस्टम को बिगाड़ने वाले आप भी ये लोग हैं। नहीं, ये कांग्रेस बिल्कुल के ये अलावा कोई सारा नहीं है। काम आपका किया हुआ है। आप हमारा अभी देखिए, हमारा अगर काम क्या? अगर हम तो भारतीय सत्ता में जनता नहीं पार्टी रहता। अगर भारतीय हम तो जनता 5 पार्टी साल, का 5.5 साल इन्वॉल्वमेंट सत्ता में मंदिर रहे। में न रहता, सत्ताधारी आप अभी रहे, मंदिर आपने के हमेशा काम किया। मंदिर के जो हमने तो देखो, जो केस लड़ रहे हैं, आपने अभी बाबा उनकी साहब डेथ पर भीमराव आपने देखा अम्बेडकर वहां को- के लोग हिंदू मुस्लिम सारे उनके जनाजे में शामिल हुए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सर कूदती, यहाँ तो पर अब तक लड़ाई, ये सर सब यहाँ सॉल्व हो पर गया होता लड़ाई केस। वो नहीं है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। यहाँ का मुद्दा यह है कि दलितों के प्रति कौन सी पार्टी कितनी गंभीर है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। दलितों मैं के आपको प्रति इनकी निश्चित रूप गंभीरता से के बारे में आज बताता हूं। तक मैं दलितों आपको के बारे में जो गंभीरता भी के बारे में कल्याणकारी बताता कार्य हूं। किया है वो सिर्फ कांग्रेस गायत्री पार्टी जी, ने कार्य किया है। अभी इस 2 साल का ट्रेलर आपने देख लिया, इनके राज्य में कितने लोग दलित मरते चले जा रहे हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं चुनाव लड़ने है। उतरे, आपने खुद देखा सारी इन्होंने जानबूझ यूनिवर्सिटीज करके को बाबा साहब भीमराव इन्होंने किस अम्बेडकर प्रकार को से चुनाव हरवाया। विश्वविद्यालयों को 1954 खड़ा बना में दिया इन्होंने है जानबूझ और करके दलितों बाबा के साहब खिलाफ अम्बेडकर दलितों के को खिलाफ चुनाव क्या हरवाया। इनकी मानसिकता इन्होंने है, आपने एक देख लिया। बार बाबा साहब को संविधान बनाने के बाद में उस संविधान को लागू हो जाए ये सिस्टम में नहीं आने दिया। इन्होंने 2 चुनाव बाबा साहब के रहते हुए इन्होंने चुनाव हरवाए। आप लोग हम बाबा लोगों साहब ने की आज वो कर रहे हैं, हम बाबा लोगों साहब ने कांग्रेस बाबा साहब पार्टी के दिए अम्बेडकर हुए के उनको बनाए जहां हुए उनका कांग्रेस जन्म पार्टी हुआ, उसके पीछे जहां कहाँ उनकी कांग्रेस मृत्यु पार्टी हुई, से बाबा साहब सब अम्बेडकर जगह जोड़ हमने रहे हैं। स्मारक बनाए। कैसी हमने बात कर आपको रहे हैं? कहाँ आप हमने अम्बेडकर साहब दलितों को सम्मान कांग्रेस दिया है। पार्टी से जोड़ रहे हैं साहब? अरे संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया? वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने बनाया था क्या? सर, या वहाँ पर आरएसएस वाले भारतीय ने जनता आकर पार्टी के थी बनाया क्या? था? आप ये प्रोफेसर सिर्फ- देवराज, ये प्रोफेसर सिर्फ देवराज, कांग्रेस बाबा पार्टी साहब थी, अम्बेडकर जिन्होंने को बनाया। कांग्रेस उनको पार्टी से जोड़ना नहीं वो आपने बनाया किस था। तरह से आप जायज वही मानते बता रहे हैं ना कि अरे कांग्रेस क्या- पार्टी ने बनाया। पांडे जी कुछ देखिए- पढ़ करके आए साहब। देखिए देखिए आप अपनी जानकारी दुरुस्त चलिए चलिए करिए। चलिए जवाब लेते हैं। देखिए, ठीक है विनोद पांडे जी। देखिए, बाबा साहब कभी कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे। हाँ बाबा साहब जब असेंबली में गए महाराष्ट्र में तो कांग्रेस से नहीं गए, लेबर पार्टी थी। उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, बिल्कुल। अपनी पार्टी थी उससे वो गए। तो आगे भी उन्होंने आरपीआई बनाया। तो कभी कांग्रेस से तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। नहीं संविधान और चुनाव कांग्रेस लड़ने के की बात बारे नहीं में कर, जहां उसके तक उनकी बावजूद सोच थी, संविधान सभा का अगर अध्यक्ष कांग्रेस के बनाया, बारे में तो जहां कांग्रेस तक पार्टी ने बनाया। देखिए, कांग्रेस के बारे में जहां तक उनकी सोच थी, कांग्रेस के बारे में वो कहते थे कि जब तक नेहरू है, कांग्रेस है, नेहरू है। तो कब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के बारे में बाबा साहब के कोई ज़्यादा अच्छे विचार नहीं थे कांग्रेस के प्रति, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसी रही थी उन पॉलिसियों से बाबा साहब सहमत नहीं थे। बाबा साहब ने देखिए, देखो धारा सहमत होना, 370 का उस सहमत होना वक्त में दूसरी विरोध बात है। किया था और कांग्रेस ने उसको देश के ऊपर थोपा। जो धारा 370 जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस वक्त में इसका विरोध किया था। अरे जनाब, और आपको कांग्रेस काम तो ने ही कुछ इसको करना नहीं था, थोपा कांग्रेस पार्टी देश को के काम ऊपर। करना और है। उसको आज भी हम झेल रहे हैं, आज भी हमें झेलना पड़ रहा है। वादा करके आप सत्ता में आए, खत्म कर दीजिए ना। दम है तो आपको 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उसके बारे में क्या वहां जाकर के और आप उल्टा उनके साथ जुड़ करके और सब कौन सही सी होगा, पार्टी के चिंता साथ ना आप करें, सहयोग कर सब रहे सही हैं। होगा, चिंता ना अभी करें, सब सही होगा। 2019 में पता लग जाएगा आपको लोकसभा के बारे में, और विधानसभा बहुत नजदीक है 2017 में वो तो असली चीजें पता लग जाएगी। वो तो आपने हिडन एजेंडा बता हिडन दिया ना कि एजेंडा आप जो हमारा नहीं, जो हिडन तैयारी एजेंडा कर रहे हैं, ये आपका ऑलरेडी दंगे है। होंगे, आपने फसाद होंगे, कराना और कल यहाँ तक कि अलीगढ़ शुरुआत कर दिया है। 2 घरों में अगर बोर्ड लगा कि बिकाऊ है, और भाजपा की और आने वाले समाजवादी पार्टी के हिंदू मुस्लिम की निश्चित रूप से ये जो गठजोड़ है किस प्रकार से है वो देखेगा। गल भैया करते हुए मिलेंगे और ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये सर मेरा एक सवाल है, पैदा करने में दलितों के मास्टर है प्रति दोनों। गंभीर कौन है? सर दलितों के प्रति गंभीर कौन है, इस बारे में चर्चा करूंगा लेकिन यहाँ पर रितु सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी लाइव हमारे साथ सीधा जुड़ रही हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। रितु सिंह क्या तैयार हैं अभी? रितु सिंह, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी। रितु सिंह, सीधा सवाल आपसे है। दयाशंकर खिलाफ मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद माफी मांग ली जाती है संसद में, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है पार्टी से, एक SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है उनके खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद भी बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता बड़े नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हैं, लखनऊ की सड़कों पर उतरते हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किए जाते हैं और स्वाति सिंह और उनके परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साहब, ये कैसी राजनीति है? क्या बीएसपी की नीति है ये? नहीं, देखो ये तो बीजेपी की नीति है। बीजेपी के जो नेता हैं वो इतनी भद्र भाषा में बहन जी से बोले, लोगों में रोष था कि लोगों ने मतलब इसलिए वो सड़कों पे उतरे, और उसके बाद आज बीजेपी मतलब उनको सपोर्ट कर रही है। भाई पूरे देश को सपोर्ट क्यों नहीं करती? जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो बीजेपी पूरे देश में क्यों नहीं जाती है? सारे राज्यों में जाए,
शांति प्रकाश जाटव, सीधा सवाल आपके ऊपर है, आखिरकार आप स्वाति सिंह के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब और महिलाओं के साथ इस तरह का मामला सामने आता है तो क्यों नहीं आप जाते हैं? आप रितु सिंह जी, मुझे आप एक बात बताएं, दयाशंकर को पार्टी से सस्पेंड किया जा चुका है, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। क्या आपने अभी तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिसके नेतृत्व में एक बच्ची को, एक मां को अभद्र अश्लील बातें कही गई, आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया अभी तक? आज आप बहन जी के सम्मान की बात करती हैं, तो क्या बहन जी को देश की, समाज की और बहनों की और बेटियों के सम्मान की चिंता नहीं है क्या? बहन जी जो है तो औरों पहले आप ये बताइए दयाशंकर जी कहाँ हैं? नहीं, दयाशंकर जी कहाँ हैं? उन्हें पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? बताएं, मतलब आप कह रहे हैं सपा सरकार ढूंढेगी, और आप क्या करेंगे? आपके नेता थे, बीजेपी के नेता थे, सस्पेंड क्यों नहीं नहीं किया? आपके नेता थे ना, बस सस्पेंड कर दिया, ये बहुत है। सिद्दीकी आपका मतलब नेता है, आपने और क्यों उसके नहीं बाद उनको अब यूपी में सस्पेंड चलेगा? किया? यूपी में क्या दिखाना चाहते हैं आप यूपी में क्या दिखाना क्यों नहीं चाहते सस्पेंड कर रही हैं? नहीं, आप यूपी में क्या दिखाना आप चाहते हैं? तो नसीमुद्दीन करते सिद्दीकी को क्यों नहीं प्रदर्शन सस्पेंड करा अपनी रही पार्टी हैं? के नेता, रितु आप सिंह अपनी जी, आप पार्टी के अभी तक नेता के आपने लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी सस्पेंड क्यों नहीं नेता कराया? की- अपने ठीक है, नेता शांत- के लिए आप करते प्रदर्शन। अरे ठीक नसीमुद्दीन है, सिद्दीकी रितु को सिंह जी, सस्पेंड रितु सिंह जी, कराएं। एक मेरा सवाल है, शांति प्रकाश जी रुकिए जरा, एक उन्होंने सवाल। ऐसी बात क्यों, बस निकाल दिया आपने, बात खत्म हो गई। आप रितु सिंह जी, रितु सिंह जी, सवाल मेरा इतना छोटा सा अरे है, आप तो उनकी बीवी इतना को, छोटा सा उनके सवाल है, बच्चों को दयाशंकर अरे ने महिलाओं को अभद्र सपोर्ट टिप्पणी करो की ना। मायावती जी के पूरे खिलाफ, देश की महिलाओं तो को पूरा सपोर्ट करो, प्रोटेस्ट हो कितना गया, अच्छा आपको लगेगा। भी बुरा लगा। लेकिन जरा सोचिए, एक महिला हैं आप भी और मायावती जी महिला हैं, अगर आप लोग इस तरह के दुख को और दर्द को नहीं समझेंगे तो कैसे कौन समझेगा? साहब जरा सोचिए इस बात को, उनकी मासूम बच्ची है, उनकी बूढ़ी माँ है, उनकी पत्नी है, उनके तो खिलाफ आपको आपकी बहन जी पार्टी तो के लोग नहीं इस है। तरह की भाषा का मतलब इस्तेमाल अरे, कर रहे हैं, अरे, क्यों नहीं उनके अरे, खिलाफ वो किया जा रहा है? बुरी क्या माँ बीएसपी वो की बच्ची नीति है, गाली के और बदली वो गाली जो हो गई महिला है? वो क्या है? वो क्या है? अरे महिला छोटी उम्र की हो, बड़ी उम्र की हो, उसका अपमान है, उसका अपमान है। चाहे इनकी बेटी का कोई अपमान करेगा तो हमें बुरा लगेगा, इनकी सास का अपमान करेगा तो बुरा लगेगा, बहन जी का अपमान करेगा तो हमें बुरा लगेगा, और हम इसके लिए लड़ाई करेंगे। सब लड़ाई करोगे क्या? अगर जिस तरह से उसने गाली दी, आप गालियां दोगे, आप उनको मरवा दोगे, चौराहे पे खिंचवाओगे, क्या करोगे आप? या इस तरह की आप कानून नाम की चीज है ना, आप संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आप क्यों नहीं कानून के दायरे में रह के उनसे बात की थी? क्यों नहीं उनके ऊपर आपने मुकदमा कराया? गिरफ्तारी के लिए आप मांग करते हैं, उनके परिवार से क्या था? लाइए ना, निकालिए, कहाँ छुपा रखा बीजेपी ने? आप वो तो आ जाएंगे, मगर आप ये बताएं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कब निकाल रहे हो? अभी तक उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग। नहीं, रेप होता है, जब रेप होता है तब निकालें बीजेपी कहाँ जाती है? बीजेपी कहाँ जाती है जब रेप होता है? तब पूरे राज्यों में, देश में, पूरे देश में क्यों नहीं प्रदर्शन करती है? आज आपका बीजेपी के नेता थे दयाशंकर जी, इसलिए आप उनकी वाइफ को, उनके बच्ची को, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। आप पूरे देश की महिलाओं को सपोर्ट करिए, आप पूरे देश की महिलाओं को सपोर्ट करिए, एक इंसान के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर जगह प्रदर्शन करिए, तब हम बीजेपी से बात करेंगे। आप दयाशंकर को लाइए, और आप नसीमुद्दीन और हम अपने बच्चे को नसीमुद्दीन सिद्दीकी के यहाँ ले जाकर के छोड़े चाहिए। मैं उस चीज के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ, मैं उस चीज के, अरे मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे किसी नेता ने अगर कहा तो मुझे खुद शर्म की महसूस है। मैं तो क्यों नहीं सस्पेंड कराते हैं अभी तक? मैं माफी मांग रही सबकी तरफ से। क्यों नहीं सस्पेंड करा रही? क्यों बचा के रखे हुए हैं आप उसको, नसीमुद्दीन सिद्दीकी? नहीं, आप दयाशंकर को लाइए। अरे जैसे क्या कहते, आप बताइए, किसी बच्चे को थप्पड़ मारेंगे तो वो बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा? तो मायावती को अगर थप्पड़ मारेंगे तो मायावती तो क्या कत्ल करेंगे आप चाकू लेकर के? भाषा पे रही, क्या आपके सामने अपने बच्चे को, आपके जल्लादों के हाथ में बच्चियों को छोड़ रही क्या? बहन जी ने तो कुछ नहीं कहा ना। क्यों? ये आपका महासचिव नहीं है क्या? रितु सिंह जी, बहन जी ने, बहन जी से जब पूछा गया था, उन्होंने ये कहा है कि हमने तो सबक सिखाने के लिए उनको जवाब दिया है। और मायावती जी ने तो खुद कहा है कि हमने सबक सिखाने के लिए छोड़े हुए हैं।
पहले आप ये बताइए, बच्ची की बात कर रहे हैं या महिला की बात कर रहे हैं? मैं ये महिलाओं की लड़ाई लड़ने आई हूँ, ना कि किसी बच्ची की लड़ाई लड़ने आई हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल यहाँ पर चूंकि सवाल एक महिला का है, एक बच्ची का है, यहाँ पर किसी दलित व्यक्ति का नहीं है, किसी और का नहीं है। नहीं, महिला का अपमान होगा तो हमें, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता करेगा या कोई भी कार्यकर्ता करेगा, ये बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? क्या किया आपने अभी तक उस बच्ची के लिए? कोई भी नेता अगर महिला को अपमान करेगा तो ये उस पार्टी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और ये क्या किया बच्ची के लिए? सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बार बार बच्ची बच्ची करे और बहन जी के नहीं बोले देने का नहीं मुझे। का अपमान नहीं देख रहे? दुनिया में इतनी बच्चियां हैं जिनके साथ क्या कर रहे हैं? आपके महामंत्री बताइए क्या कर रहे हैं? अरे पूरे देश में बच्चियों का अपमान हो रहा है, पूरे देश में बच्चियों का शोषण हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऋतु सिंह, एक मेरा सवाल है, आपने बोला कि आप महिलाओं की तरफ से आई हैं, महिलाओं के पक्ष में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे देश के किसी भी कोने से वो महिला आई हो, आप उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीधा सवाल मेरा यह है कि आप इस बात को मानती हैं कि जिस तरह से दया शंकर ने बहन जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसको सजा दी गई है, कानून उसको सजा देगा, उसकी आज नहीं तो कल गिरफ्तारी होना तय है, क्योंकि मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो चुका है, पार्टी से वो सस्पेंड हो गए। लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने जो स्वाति सिंह या उनके परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस उन्होंने अनियमितता दिखाई है, जिस गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या आपकी पार्टी की तरफ से उन नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? बाद में किया, जब उन्होंने किया तब उन्होंने किया, क्योंकि उनमें गुस्सा था। आप बताइए कि मेरे को थप्पड़ मारेंगे, मैं दूसरा गाल आगे कर दूं आपके आगे कि मुझे मार लो जी? आप बताइए अपने बच्चे को नहीं, एक सवाल मेरा एक बहुत छोटा सा, ऋतु सिंह जी, वो क्या कहते हैं, अपने घर वालों को शोर करके बाहर ना बुला ले। ऋतु सिंह जी, एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि अगर कहीं पर कोई मर्डर कर देता है तो क्या उसके बदले में वो दूसरा व्यक्ति उसका मर्डर करेगा? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? संविधान नाम की कोई चीज नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को इसीलिए बनाया था? क्या उन्होंने उसमें कोई भी ऐसा अनुच्छेद दिया है जिसमें ये कहा गया हो कि आप गाली के बदले गाली दो, या जो भी थप्पड़ मारा उसके बदले थप्पड़ मारो? क्या संविधान में कुछ दिया गया है ऐसा? पुरुष तो अमल करते ही नहीं है, उनके लिए तो आज महिला वही है। मतलब नहीं, महिला की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल, जरा आपने कह दिया कि गुस्से में उन्होंने कह दिया, क्या हमारे न्यायालय से कभी इस आधार पर किसी को राहत मिलती है कि इसने गुस्से में एक कदम उठा दिया? भाई खून का मतलब खून होता है ना, उसकी सजा होती है। देखो ये तो गलत बात है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम इस बात से आजाद हैं, नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। ये जिन्होंने अपमान किया है, बड़े शर्म की बात है। मैं कह रही हूँ बड़े शर्म की बात है। ये शर्म की, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, लेकिन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। तो निकालो ना, फिर निकालो। निकालते क्यों नहीं है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को? क्यों नहीं निकाला अभी तक? क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे? बेटी हो या कोई और हो, अभी तक क्यों नहीं किया फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सस्पेंड? आप ये भी तो बताएं ऋतु सिंह जी। दया शंकर जी को तो लाइए। देखो, बहन जी का न्याय आप सबने देखा है, बहन जी का न्याय आप सबने देखा है, और न्याय मतलब वेट करो। मैं तो, मुझे तो अन्याय दिखाई दे रहा है। न्याय का वेट करो, मुझे तो अन्याय दिखाई दे रहा है। विनोद पांडे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ऋतु सिंह ने कहा कि मतलब बहन जी उन्होंने कह दिया और हमें गाल आगे नहीं करेंगे, इस तरह का उन्होंने नियम सही है राजनीति में या देश ऐसा वर्ड कहा कि जो कोई आदमी कहते हैं उसकी जीभ कट जानी चाहिए। है जो कानून व्यवस्था पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते के बारे में। ये सिर्फ, अरे ऐसे तो कहते हैं महिला जननी है, माँ दुर्गा है, पूछते हैं, कन्या के रूप में कंजके खिलाते हैं, और फिर महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। तभी आपने वहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ में, तभी आपने इतनी बड़ी भीड़ में उस कंजक का अपमान करने वाले लोग हैं, इसीलिए आपने इतनी बड़ी भीड़ में जवाब ले लीजिएगा। शांत प्रकाश जाटव जरा रुक जाइए। ऋतु सिंह जी, आप भी जवाब ले लीजिए जरा, और भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए, जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ। विनोद पांडे, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद प्रोफेसर देवराज के पास जाऊंगा। देखिए, ये बहुजन समाजवादी पार्टी बाबा साहब को जरूर मानते हैं, वो सिर्फ वोट के लिए मानते हैं, वोटों को बेचते हैं, और बाबा साहब की नहीं मानते हैं, कानून पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। आपके ये देख लीजिए या बहन जी को देख लीजिए, कल उन्होंने कह दिया कि यही उनका न्याय है। ये कानून पर भरोसा करने वाले लोग कतई नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर देवराज।
देखिए, अभी आप कह रहे थे कि बाबा साहब का क्या उद्देश्य था, इस तरह की समस्याएं अगर आती हैं, तभी लोग कहते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो घटनाएं जैसे गुजरात में घटी, वहां पर एक्शन में भी रिएक्शन अब जैसे हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो बाबा साहब हिंसा और आंदोलन के पक्ष में कभी नहीं थे। वो पक्ष में थे कानूनी पक्ष। हमारा अगर कोई किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो हमारे पास साधन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, हम उसके द्वारा अपने अधिकारों को लेंगे, हमारी समस्या का समाधान वो करेगा। लेकिन बराबर है, यहाँ पर हम एक्शन में हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। जरा सुन लीजिए, जरा सवाल भी सुन लीजिए। जैसे बातों को माने, किसी भी संगठन, कोई भी संगठन अगर खिलाफ आंदोलन करता है और वो हिंसा पर उतारू हो जाता है, बाबा साहब कभी भी इस तरह के संगठन या आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमें संवैधानिक और कानूनी तरीके से हमें मिलेंगे, हम उस तरह से इस एक्शन का रिएक्शन करके कोई चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से जो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है ये पॉजिटिव नहीं है, ये एक नकारात्मक पक्ष है। इसमें मैडम भी कह रही हैं कि ये जो स्टेटमेंट आया बीएसपी की तरफ से भी, जैसे महिलाओं के बारे में, वो भी कह रही है कि वो भी गलत है। तो ये इस तरह से अमानवीय है, इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। रितु सिंह जी, एक मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से बीजेपी के नेता रहे दयाशंकर ने बहन जी के खिलाफ गलत बयानबाजी देकर, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके मानो बीएसपी के हाथ में एक संजीवनी दे दी थी, लेकिन उसके बाद आपको लगता नहीं है कि आपके नेताओं द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा ने एक बार फिर से बीएसपी को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, जिसने भी ये जो बातें कही हैं वो गलत बातें कही हैं, मैं उनको सपोर्ट कभी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, और ऐसी गंदी बात आपको नहीं कहनी चाहिए। तो क्या उनके खिलाफ उनको एक कानून कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको? क्या आप अपनी पार्टी पर दबाव बनाएंगी कि उनके खिलाफ एक्शन किया जाए? गलत कहेंगे तो उसे सजा मिलनी भी चाहिए। अगर जब तक किसी को, क्या आप अपनी पार्टी पर दबाव डाल करके ऐसे महिलाओं का अपमान करने वाले आपकी पार्टी में उनके खिलाफ एक्शन के लिए कहेंगी? नहीं, दबाव क्या, जांच की जाए। अगर किसी ने भी कोई, देखो महिलाओं के लिए मेरी लड़ाई महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं का कोई अपमान करेगा तो हम सामने आएंगे। तो पार्टी आपकी जांच करके उनके एक्शन लेगी? ये अधिकार नहीं है किसी की बहन बेटी को बुरा कहे। जांच कर, आप मानते हैं ना कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, चाहे रामचल राजभर हैं, या फिर आपके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और पार्टी स्तर पर तो कम से कम कार्रवाई कर ही देनी चाहिए। अब नहीं, देखो, जिन्होंने अगर गलती की होगी उनको तो क्या कहते हैं, बहन जी तो बख्शने वाली किसी को भी नहीं है। बहन जी का न्याय तो सबने अच्छी तरह देखा है। ठीक है रितु सिंह, आपने अभी एक शब्द बोला कि आप महिलाओं के लिए लड़ेंगी, आपको मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी से है, क्या है, लेकिन जो भी महिलाओं को परेशान करेगा उनके खिलाफ आप आवाज उठाएंगी। आज बीजेपी रैली कर रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, मुझे ये बताइए। बीजेपी क्या किसको सपोर्ट करी? ऐसे तो कहती है जी सपा का कानून उनको देखेगा, उनको जी वो लेकर आएगा जी, और तो बीजेपी वहां यूपी में किस लिए गई थी, ये बताइए मुझे। ठीक है यहाँ पर देश में फैल जाना चाहिए। रितु सिंह, कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है। रितु सिंह, एक सवाल और मेरा है, एक सवाल और मेरा एक और सवाल है, आप महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के लिए आवाज उठाने की बात कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक वॉलंटियर थी, कार्यकर्ता थी, उसने सुसाइड कर ली, और उसने भी यही आरोप लगाया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। तो क्या बीएसपी को उस बच्ची की याद नहीं आई, उस महिला की याद नहीं आई जिसके साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वो कार्यकर्ता थी? उसके खिलाफ तो बहन जी ने संसद में कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बहन जी को सब जानते हैं, बहन जी बहुत न्यायप्रिय हैं और बहन जी हमेशा हर चीज़ को सपोर्ट करती हैं। ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, जो सिर्फ आप जो बोल रही है क्या वही सही है, जो बाकी लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है? आपने सिर्फ एक बात बोल दी कि बहन जी न्यायप्रिय है, ऐसा नहीं होगा ना रितु सिंह जी। आप ये कहने से न्यायप्रिय थोड़ी हो जाएंगी, क्योंकि तमाम चीजों को और भी देखना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि मैं देवी हूँ, वो दलित की देवी है, दलितों की, तो देवी कहने से देवी नहीं बनती है ना। कोई मसीहा बीजेपी वाला कहने से थोड़ी बन जाएगा। हम गाली दे रहे हैं तो आप भी गाली दें। अरे महिलाओं का सम्मान करें ना। उन्होंने कहा इस बात को बोला एक बार भी कि मेरे कार्यकर्ताओं ने गलत किया और मैं उनके ऊपर कार्रवाई करती हूं। सम्मान करें आप।
वो तो खुद एक महिला है मायावती, उन्होंने खुद क्यों नहीं बोला इस बात को? नहीं, क्यों नहीं करेंगी? करेंगी, बिल्कुल करेंगी। नहीं, उन्होंने कहा बोला है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने माफी मांगी, कोई माफी नहीं मांगी। सारे लोग, मतलब सारे लोग लेके एक फैमिली को लेके बैठे हैं। पूरे देश में जो हो रहा है उसको तो लेके आप बैठे नहीं है कि हर महिला का अपमान हो रहा है, उनको तो लेके बैठे नहीं है। बीजेपी सिर्फ ये दिखा रहा है कि दयाशंकर जी हमने आपको निकाल दिया, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ है। आपने किस महिला के लिए अभी तक जो है आंदोलन किया? रितु सिंह जी, अभी तक आपने किस महिला के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया है? अरे मैं तो हमेशा ही जुड़ी रहती हूँ। बताओ ना मुझे एक आध तो आंदोलन बताओ कि आपको दिखाऊं? आप लोग, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आप भी दिखाते हैं? नहीं, आप दिखाइए, नहीं आप भी बताइए। यहाँ पर पर्सनली डिबेट नहीं होनी है यहाँ पर। नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी जुड़ा हुआ है, मैंने तो बहुत कुछ किया। मैं बहुजन समाज पार्टी का बोल रहा हूँ कि इन्होंने कौन से उत्पीड़न के लिए अभी तक काम किया है? मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी ने कौन से उत्पीड़न के लिए अभी तक आंदोलन किया है? क्या आपने आगरा में जो लड़का अरुण माहौर मरा, क्या आपने उसके लिए आंदोलन किया? बीएसपी के समय में तो क्राइम ही नहीं होता था ऐसे। अरे आप जब विपक्ष में बैठी हुई हैं तब आपने कब बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन कर दिए? का तो सब जानते हैं। नहीं, क्या जानते हैं, लेकिन अभी तक ये बताइए कि मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं। शांत प्रकाश जाटव, एक लास्ट रिएक्शन रितु सिंह के द्वारा। रितु सिंह बीएसपी की तरफ से यहाँ पर मौजूद है इस चर्चा में। रितु सिंह, क्या इस बात के लिए आप बोलेंगी कि जिन लोगों ने, जिन बीएसपी के नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, बीएसपी उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिरी रिएक्शन आपसे चलते चलते, क्या कार्रवाई करेगी? बात ही नहीं करते। बिल्कुल, दयाशंकर के खिलाफ कार्रवाई होगी। शांत प्रकाश जाटव बोलेंगे इस बात को। शांत प्रकाश जाटव बोलेंगे बीजेपी से इस बात को। आप दयाशंकर की बात करो, नहीं दयाशंकर की बात करो। क्यों? दयाशंकर के लिए अपराध है और मायावती के लिए कोई अपराध नहीं है, कानून से छूट मिली हुई है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को खुला छोड़ दो बहन बेटियों के लिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को खुला छोड़ दे, क्या समझती हैं आप? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बर्खास्त करें आप। अरे वो तो आपको पता आप होगा। क्या समझते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारी बहन बेटियों को चौराहे पे बुलाएगा? पहले आप दयाशंकर जी को लाइए। अरे छोड़िए, आप क्या न्याय करेंगे? ठीक है, चलिए ठीक है। अगर कोई आपकी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितु सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। शांत प्रकाश जाटव, विनोद पांडे और कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वोट के लालच में सभी सियासी दल दलितों का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई अपने आप को दलितों की देवी बताएगा तो कोई मसीहा, लेकिन असल मायने में उनकी परेशानी क्या है उससे शायद सभी अनजान ही रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।